हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मुझे उम्मीद है कि हमारा जो पिछला वीडियो यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर आपके समक्ष हम लोगों ने प्रस्तुत किया, आप सभी को पसंद आया होगा। और आज जिस वीडियो के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं वो है फॉरेस्ट फायर्स। फॉरेस्ट फायर मतलब जंगलों में जो अक्सर आपने देखा है, ख़ास तौर पर उत्तराखंड, आसाम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, नागालैंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इन स्टेट्स के अंदर हर साल ऐसे मल्टीपल इवेंट्स होते हैं जिसमें आप देखते हैं कि ख़ास तौर से मार्च, अप्रैल, मई के महीने में जंगलों में जो आग लगने का सिलसिला होता है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। ये एक ऐसा टॉपिक है, हो सकता है आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो सकता है आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ना हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक को आपके लिए इंटरेस्टिंग बनाएं, आपके नॉलेज बेस को एनहेंस करें। डिज़ास्टर मैनेजमेंट का या क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इश्यूज़ ह्यूमन रेस के सामने आ रहे हैं उसमें एक बड़ा इशू इंक्रीज्ड फॉरेस्ट फायर्स का भी लगातार बना हुआ है। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया देख लें, चाहे आप अमेरिका देख लें, चाहे आप कनाडा देख लें, आप देखेंगे कि फॉरेस्ट फायर्स साल दर साल लगातार उनमें बढ़ोतरी होती जा रही है। तो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि फॉरेस्ट फायर्स होती क्या हैं, फॉरेस्ट फायर इंडिया में किन किन पर्टिकुलर स्टेट्स में कब कब किस किस सीज़न में ज़्यादा होती हैं, फॉरेस्ट फायर्स के कारण क्या होते हैं, फॉरेस्ट फायर्स के फ़ायदे भी कुछ हैं जो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, और फॉरेस्ट फायर्स को कम करने के या उनको मिटिगेट करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो हम ये देखें कि फॉरेस्ट फायर्स या जंगलों में जो आग लगती है हर साल, वो हाल ही में न्यूज़ में क्यों रहा। अगर आप देखेंगे तो जो स्प्रिंग का सीज़न होता है, मतलब जब सर्दियां ख़त्म होती हैं, गर्मियां शुरू होती हैं, ख़ास तौर से मार्च, अप्रैल, मई का महीना, उसमें जो जंगलों में आग या फॉरेस्ट फायर्स होती हैं बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाती हैं। अगर आप 2021 की ही बात ले लें तो कई स्टेट्स जैसे हिमाचल, नागालैंड, मणिपुर, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन पर्टिकुलर स्टेट्स में इस साल अगर आप देख लें खास तौर से फरवरी एंड से, तो फॉरेस्ट फायर्स के कई सारे इंसिडेंसेस देखने को हमें लगातार मिले हैं। एक स्टेट जो स्टैंड आउट करता है फॉरेस्ट फायर्स के मामले में, जो अपनी बायोडाइवर्सिटी के मामले में, वो है उत्तराखंड। अगर आप उत्तराखंड का पर्टिकुलरली एग्जाम्पल देख लें तो सिर्फ उत्तराखंड में ही पिछले कुछ महीनों में 1000 से ज़्यादा फॉरेस्ट फायर्स के मामले सामने निकल कर आए हैं। इनफैक्ट अगर आप पिछले 4-5 दिन का डेटा उठाकर देख लें तो करीब 24 घंटे में 45 से ज़्यादा फॉरेस्ट फायर्स के मामले उत्तराखंड में निकल कर आए हैं। और इनफैक्ट सिचुएशन कई मामलों में इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि स्टेट गवर्नमेंट को नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फोर्स NDRF की मदद के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से गुहार लगानी पड़ी। कई जगह हेलीकॉप्टर से उस आग को बुझाने की कोशिश की गई क्योंकि फॉरेस्ट फायर का जो स्केल था वो लोकल लेवल पर मैनेज नहीं हो पाया। अगर हम इस बारे में जानकारी लें कि वो ऐसा कौन सा सीज़न है जब फॉरेस्ट फायर के मामले बेहद ज़्यादा हो जाते हैं हमारे देश में, तो जैसा मैंने कहा अप्रैल और मई का ऐसा महीना है जब सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर के मामले हमारे देश में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग पार्ट्स में देखने को मिलते हैं। अगर हम फॉरेस्ट फायर्स को देखें तो फॉरेस्ट फायर्स उत्तराखंड में हमेशा से ज़्यादा रही हैं, लेकिन जो नया ट्रेंड अब निकल के आ रहा है आप देखेंगे तो उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाके में अब फॉरेस्ट फायर्स जो पहले सिर्फ गर्मी या स्प्रिंग सीजन में लगा करती थी, अब वो कई बार देखा जा रहा है कि सर्दी के मौसम में, विंटर्स में भी फॉरेस्ट फायर्स देखने को लगातार मिल रही हैं। इसका मतलब कुछ ऐसे नए कारण अब सामने निकल कर आ गए होंगे जो हो सकता है आज से 10 साल पहले, आज से 20 साल पहले एग्जिस्ट ना करते हों। और उसमें एक बड़ा कारण जो बताया जा रहा है वो है कि जो मॉनसून है अब पहले से कहीं वीक है, करीब 18 से 20% डेफिशिएंट मानसून है, जिसकी वजह से मॉनसून वीक होने की वजह से जो सॉइल है, जो मिट्टी है, उसके अंदर जो मॉइस्चर है, नमी है, वो कम हो जाती है। और उस कम नमी की वजह से फॉरेस्ट में आग लगना या फायर लगना थोड़ा सा आसान हो जाता है। वो फॉरेस्ट फायर के लिए कहीं ज़्यादा पहले से प्रोन हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर आप जनवरी का महीना आप देख लें
तो पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जिसमें कुल्लू वैली खास तौर से, नागालैंड मणिपुर का जो बॉर्डर है, या नैनीताल में हाल ही में जो बड़ी फॉरेस्ट फायर लगी पर्टिकुलरली सिमलीपाल नेशनल पार्क, उसकी जो फॉरेस्ट फायर है ये सारी मेजर फॉरेस्ट फायर में कैटेगराइज हुई है। मतलब कि जनवरी का महीना जब अभी गर्मी पूरी तरह शुरू नहीं होती है तभी से आजकल हम देख रहे हैं लेटेस्ट ट्रेंड कि फॉरेस्ट फायर्स का लगना शुरू हो जाता है। इनफैक्ट अगर आप देखें बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, इनफैक्ट जब 2018 बैच IAS का भारत दर्शन हुआ 2018 में ही, इनफैक्ट 2018-19 की ट्रेनिंग पीरियड के दौरान, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क देखने को मिला MP में, और बेहद ही खूबसूरत नेशनल पार्क है, बहुत डेंस फॉरेस्ट है। और बांधवगढ़ नेशनल पार्क ऐसा नेशनल पार्क कहा जाता है जहां पर आपको टाइगर की साइटिंग देखने के मिलने के काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं। इनफैक्ट जब हम लोग भारत दर्शन में गए तो हमारी भी किस्मत बड़ी अच्छी रही, जहां हमें 2 अडल्ट टाइगर्स और उनके साथ 3 छोटे बच्चे हमको वहां पे अठखेलियां करते हुए मिले। इससे पहले हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में और डिटेल में जाएं, चलिए आपको कुछ हम स्टैटिस्टिक्स इसके बारे में बताते हैं। अगर 2019 का आप डेटा देख लें तो इंडिया में 21.67%, हमारा करीब 7,12,249 स्क्वायर किलोमीटर जो ज्योग्राफिकल एरिया है इंडिया का, उसको फॉरेस्ट की तरह कैटेगराइज किया गया है। 2019 की जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, जो कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया आप देखेंगे तो देहरादून में बहुत ही खूबसूरत एकेडमी है। इनफैक्ट मुझे भी वहाँ पर कई बार जाने का, अपने बैचमेट से मिलने का मौका मिला। जिन लोगों का सिलेक्शन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFS में होता है, उनकी ट्रेनिंग लगभग 2 साल की ट्रेनिंग होती है, वो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की एकेडमी के अंदर ही होती है। तो करीब 21.67 हमारा मेन फॉरेस्ट हो गया। उसके अलावा लगभग 2.89% जो कि लगभग 95,000 स्क्वायर किलोमीटर्स है, उसको एडिशनली ट्री कवर के रूप में हम लोगों ने कैटेगराइज किया है। और जैसा हमने कहा कि FSI ने भी नॉर्थ ईस्ट के फॉरेस्ट और सेंट्रल इंडिया के जो फॉरेस्ट हैं उनको मोस्ट वनरेबल कैटेगरी में रखा है व्हेन इट कम्स टू देयर प्रोनेस टू बीइंग ससेप्टेबल टू फॉरेस्ट फायर्स। सो जो आग लगती हैं जंगल में या फॉरेस्ट फायर होती हैं आसाम में, मिजोरम में, त्रिपुरा में, उन जंगलों को FSI की रिपोर्ट में एक्सट्रीमली प्रोन जोन्स में रखा गया है। उसके अलावा ऐसे स्टेट्स जहां पे फॉरेस्ट कवरेज काफ़ी ज़्यादा हो, फॉरेस्ट काफ़ी बड़े हों, उनको वेरी हाईली प्रोन कैटेगरी में रखा गया है। उनमें कुछ स्टेट्स हैं आंध्रा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जहां मेरी अभी पोस्टिंग है, फॉर एग्जांपल चंदौली, इसके पास सोनभद्र है, इसके बाद गाजीपुर है, इसके पास में मिर्ज़ापुर है। ये ऐसे एरियाज हैं जहां पे फॉरेस्ट कवरेज आज भी बेहद ही डेंस है। और इस वजह से अगर मैं पिछले हफ्ते की बात बताऊं चंदौली में, तो चंदौली में जो तहसील पड़ती है चकिया, वहां पर मेजर फॉरेस्ट फायर ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद काफ़ी मशक्कत हमको करनी पड़ी उस आग को बुझाने में। इसके अलावा अगर आप देखें वेस्टर्न महाराष्ट्र, सदर्न छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, उसके साथ साथ अगर आप देखें सेंट्रल ओडिशा, ये ऐसे फॉरेस्ट कैटेगराइज किए गए हैं जिनको फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने एक्सट्रीमली प्रोन फॉरेस्ट फायर पॉइंट ऑफ व्यू से हॉटस्पॉट्स डिक्लेयर किया गया है। ये 2020-2021 की जो रिपोर्ट आई है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने, उसके हिसाब से इन डिफरेंट फॉरेस्ट इन डिफरेंट स्टेट्स को कैटेगराइजेशन किया गया है। अगर आप टोटल फॉरेस्ट कवर देख लें जो कि हाईली प्रोन या फिर मॉडरेटली प्रोन के अंडर आते हैं, तो लगभग 26.2% हमारा ऐसा एरिया है टोटल फॉरेस्ट कवर का जो कि लगभग 1,72,000 स्क्वायर किलोमीटर टोटल बनता है, जो कि हाईली प्रोन और मॉडरेटली प्रोन फॉरेस्ट फायर फॉरेस्ट कैटेगरी में फॉल करता है। तो आप देख सकते हैं एक लार्ज पार्ट हमारे टोटल फॉरेस्ट कवरेज का हाईली प्रोन या वेरी हाईली प्रोन फॉरेस्ट फायर पॉइंट ऑफ व्यू से की कैटेगरी में आता है। और यही वजह है क्योंकि इतना बड़ा हमारा फॉरेस्ट कवर है और उस फॉरेस्ट कवर में से भी उसका एक लार्ज सेक्शन, लगभग आप देख लें तो 1/4 से ज़्यादा सेक्शन
हाईली प्रोन टू फॉरेस्ट फायर कैटेगरी में आता है। इस वजह से उस फॉरेस्ट फायर को मैनेज करना, उन फॉरेस्ट के अंदर जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन हो सकती है, उनके लाइवलीहुड या उनके रिहेबिलिटेशन या उनके हैबिटेशन पे जो इम्पैक्ट हो सकता है फॉरेस्ट फायर का, या उनकी जो अर्निंग है या उनका जो लाइफस्टाइल है उस पर जो इम्पैक्ट हो सकता है फॉरेस्ट फायर का, उसको मैनेज करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज उभर कर सामने आता है। अगर आप उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की पर्टिकुलरली बात कर लें तो ये ऐसे दो स्टेट्स हैं जहां पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर हर साल लगती हैं। सिर्फ उत्तराखंड में ही 24,000 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि लगभग उत्तराखंड का 45% के आसपास ज्योग्राफिकल एरिया है, वो फॉरेस्ट कवर में आता है। और जैसा हमने कहा 2021 का ही अगर आप डेटा देख लें तो उत्तराखंड में अभी तक ऑलरेडी 1,000 से ज़्यादा फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंसेस सामने निकलकर आ चुके हैं। अगर उत्तराखंड की थोड़ी सी डिटेलिंग हम और देख लें तो जो FSI की रिपोर्ट है उसके हिसाब से कुछ डिस्ट्रिक्ट्स पर्टिकुलरली देहरादून, हरिद्वार, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत, ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें जो फॉरेस्ट कवर है वो जनरली फॉरेस्ट फायर की ससेप्टिबिलिटी इंडेक्स में काफ़ी हाई रैंक करता है। मतलब वहाँ पे जो फॉरेस्ट है वहाँ पे फॉरेस्ट फायर लगने के, आग लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हमेशा बने रहते हैं। अब ये देख लिया जाए, हमने डेटा थोड़ा सा देख लिया कि फॉरेस्ट फायर होते क्या हैं, फॉरेस्ट फायर कब जनरली होते हैं, पिछले कुछ सालों में हमने क्या ट्रेंड चेंज देखा है, इंडिया का स्टैटिस्टिक्स हम लोगों ने देखा कि टोटल फॉरेस्ट कवरेज कितना है, कौन कौन से ऐसे स्टेट्स और एरियाज हैं जो कि फॉरेस्ट फायर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा प्रोन हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि फॉरेस्ट फायर आखिर लगती क्यों है, जंगलों में आग जनरली आखिर लगती क्यों है। इसके कई रीजंस हो सकते हैं। पहला तो नेचुरल रीजंस हो सकते हैं, नेचर है, अलग अलग टाइप की डायनामिक्स प्ले आउट करती है और उसकी वजह से फॉरेस्ट फायर्स लग सकती हैं। लेकिन जो बड़ा रीज़न है फॉरेस्ट फायर का वो नेचुरल रीजंस नहीं है दोस्तों, वो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो हमारे फॉरेस्ट पे इम्पैक्ट पड़ता है। उसके कारण ये देखने को मिल रहा है कि ज़्यादातर जो मेजर फॉरेस्ट फायर्स हैं या लंबे समय तक जो चलने वाली फॉरेस्ट फायर्स हैं उनका कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेशन ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ही होता है। और जो लेटेस्ट स्टडीज़ हैं वो ये भी दिखा रही हैं कि ग्लोबली जो फॉरेस्ट फायर्स बढ़ रही हैं, चाहे आप अमेज़न फॉरेस्ट में देख लें या आप ऑस्ट्रेलिया में देख लें, वो जो मेजर फॉरेस्ट फायर, लंबे ड्यूरेशन की फॉरेस्ट फायर, रीसेंट फॉरेस्ट फायर हमको देखने को मिल रही हैं, कहीं ना कहीं उनका लिंक क्लाइमेट चेंज से या मौसम के बदलाव से या टेम्परेचर, कंटिन्यूस टेम्परेचर जो राइज हो रहा है, मानसून का पैटर्न चेंज हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, इसके इम्पैक्ट से कहीं ना कहीं मेजर फॉरेस्ट फायर या जो इमर्जिंग ट्रेंड्स है फॉरेस्ट फायर के किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। अगर हम इंडिया का देख लें तो इंडिया, जैसे मैंने कहा, मार्च, अप्रैल, मई ये ऐसे 3 या 4 महीने हैं जहां पे जनरली आपको फॉरेस्ट फायर देखने को मिलते हैं, क्योंकि जून जुलाई के बाद मानसून शुरू हो जाता है, उसके बाद मॉइस्चर बढ़ जाता है, रेनफॉल स्टार्ट हो जाती है, तो वो जनरली मिटिगेटिंग मेजर के रूप में काम करते हैं अगेंस्ट द फॉरेस्ट फायर्स। इंडिया में अगर आप देख लें कि लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ड्राई वुड्स या फिर लॉग्स हैं, डेड लीव्स हैं, स्टम्प्स हैं, ड्राई ग्रासेस एंड वीड्स, मार्च और अप्रैल के महीने में ड्राइनेस होता है, पतझड़ जिसे बोलते हैं, और उस वक्त वो सभी एक फॉडर के रूप में काम करती हैं। अगर छोटा सा स्पार्क मिल जाए, कैटलिस्ट मिल जाए, आग लगने को या फॉरेस्ट फायर को एक इनिशिएशन मिल जाए तो तुरंत ही जंगल में आग लगना शुरू हो जाती है, तुरंत ही जंगल आग पकड़ लेता है। और मार्च और अप्रैल में अगर आप देखेंगे, इस बार इनफैक्ट जो मार्च का महीना था उसको पिछले 100 साल से ज़्यादा में सबसे गर्म मार्च का महीना आका गया है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि एक तो ड्राई मटेरियल एज ए फॉडर आपका जंगल में ऑलरेडी अवेलेबल है, पतझड़ का सीज़न है, जो पत्तियां हैं नीचे गिर जाती हैं, कई बार जो ड्राई वुड्स होते हैं, घास भी कई बार सूख जाती है, और उसके ऊपर से इतनी हीट और जो आपस में फ्रिक्शन होता है नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, चाहे विंड के थ्रू हो, उस हीट से अगर कहीं स्पार्क स्टार्ट हो गई तो ये जो फॉडर ऑलरेडी अवेलेबल होता है इमीडिएटली आग पकड़कर एक बड़ी फॉरेस्ट फायर के रूप में इमर्ज होना शुरू हो जाता है। और उत्तराखंड का जैसे हम लोगों ने बताया कि मॉनसून डेफिशिएंसी अगर आप देखें पिछले 2 या 3 या 4 साल की, तो लगभग 18 से 20% मॉनसून
लगातार डेफिशिएंट हो रहा है। इसका मतलब उतनी बारिश नहीं हो रही है जितनी पहले हुआ करती थी, और इसी के कारण जंगल में जो मॉइस्चर होना चाहिए, जो नमी होनी चाहिए, चाहे सॉइल हो, चाहे लीव्स हो, चाहे हमारे ट्रीज हों या ग्रासेस हों, उनमें उतनी नमी नहीं रहती है, जिसकी वजह से जैसे ही कोई इनिशिएटिंग फैक्टर हो, चाहे नेचुरल प्रोसेस के थ्रू हो या मैन मेड हो, ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से हो, इमीडिएटली जंगल में आग लगना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब आप सोचते होंगे कि इंसान ऐसा क्या कर देता है कि ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से फॉरेस्ट फायर्स हो सकती है। आप विश्वास नहीं करेंगे, इनफैक्ट चंदौली में जब मेरी पोस्टिंग हुई है, इससे पहले बस्ती में थी, उससे पहले हाथरस में थी, तो बहुत बार देखा गया है मार्च और अप्रैल के महीने में। अब मैं चंदौली में देख रहा हूं कि जब यहाँ गेहूं की फसल पक जाती है और काटने का जब टाइम आता है, जब एकदम सूखी हो जाती है फसल, तो उस फसल में आग लगने का सिलसिला एकदम से तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और होता क्या है, बहुत बार लोग जब खेतों के आसपास से गुजर रहे होते हैं, कोई बीड़ी पी सकता है, कोई सिगरेट पी सकता है, या कोई और तरीके की आग लगा सकता है, और चलते चलते उसको फसल में उसने उसका सिगरेट बट डाल दिया या बीड़ी बट डाल दिया, उसी से धीरे धीरे आग सुलगना शुरू हो जाती है। और सेम प्रोसेस जो फसलों को नुकसान पहुंचाती है, सेम प्रोसेस जब ड्राई फॉरेस्ट होगा, ड्राई लीव्स होंगे, ड्राई ट्रीज होंगे, ड्राई ग्रासेस होंगे, सेम प्रोसेस के थ्रू बड़े फॉरेस्ट में भी बड़े स्केल पे आग इनफैक्ट लग सकती है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। तो ये तो ऐसी आग रही जो आप जानबूझकर शायद ना लगा रहे हो, अनजाने में लग गई हो। इनफैक्ट ऐसे भी कई स्टेट्स और कई जगह हैं, पर्टिकुलरली आप उड़ीसा का अगर एक एग्जांपल देख लें, सिमलीपाल फॉरेस्ट में, जहां पर गांव वाले खुद आग लगाते हैं इस पर्टिकुलर मंथ्स में, ताकि जो महुआ के फूल हों उनको इकट्ठा करने के लिए, और उस महुआ के फूल से फिर वो अपना लोकल ड्रिंक, जो हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन है वो लोकल अपना ड्रिंक बनाती है और उसको लोकली एंजॉय करती है, क्योंकि उनका ये सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशन लगातार चला आ रहा है। हमारे लिए वो हो सकता है फॉरेस्ट फायर हो, उनके लिए ये पार्ट ऑफ ट्रेडिशन हो। स्मॉल स्केल फायर वो जनरेट करते हैं, महुआ के फूल इकट्ठे करते हैं, उनका फ्रेगमेंटेशन होता है, और फर्मेंटेशन के बाद जो लोकल उनकी ताड़ी या लोकल ड्रिंक बनता है, उसको फिर सभी लोग एट कम्युनिटी लेवल अपना एंजॉय करते हैं। तो हमने ये भी देख लिया कि मेजर रीजंस क्या हैं। अब ये समझा जाए कि फॉरेस्ट फायर्स अगर लग भी जाती हैं, 2021 चल रहा है, हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, उनको कंट्रोल करना इतना मुश्किल क्यों है? इतना आसान नहीं है दोस्तों। बहुत ज़्यादा अगर हम कुछ पॉइंट्स पे बात करें कि वो क्या मेजर रीजंस है, क्या मेजर इम्पेडिमेंट्स हैं जिनकी वजह से फॉरेस्ट फायर्स को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, तो सबसे बड़ा तो इशू है कि जब पीक सीजन होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इसमें स्टाफ की बड़ी शॉर्टेज होती है, लिमिटेड स्टाफ डिप्लॉयमेंट है। एक जगह जब फॉरेस्ट फायर लगना शुरू होती है तो वहां की बुझाने से पहले ही हो सकता है 4 जगह और इनिशिएट हो गई हो। तो एक साथ इतना ह्यूमन रिसोर्स, इतना इक्विपमेंट पहुंचा पाना बड़ा मुश्किल होता है। इनफैक्ट जैसा आप समझेंगे कि अगर फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट में वैसे भी मोबिलिटी ऑफ मैन एंड मटेरियल इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। डेंस फॉरेस्ट होते हैं, हो सकता है वहाँ प्रॉपर सड़क ना हो, अगर आपको वहाँ पे अपना इक्विपमेंट पहुँचाना है आग बुझाने के लिए, कहीं से वाटर आपको लेना है, उसको स्प्रे करना है, स्प्रिंकल करना है, तो उसके लिए लोगों को पहुँचाना और इक्विपमेंट को पहुँचाना, दोनों ही चीज़ें बड़ा मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट आप रिसेंट अगर आग देखें कैलिफोर्निया में जो लगी, इनफैक्ट आप एरिजोना में जो देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में जो लगी, कनाडा में जो लगी, महीनों लग गए उस आग को बुझाने के बाद। और ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे हमसे कहीं ज़्यादा डेवलप्ड हैं, रिसोर्सफुल हैं, बेटर इक्विप्ड हैं, और उनके लिए ये एनुअल अफेयर है इन फॉरेस्ट फायर्स को कंट्रोल करना। उसके बावजूद भी बड़ा मैसिव ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिसमें उनकी आर्म्ड फोर्सेस को भी इंक्लूड किया गया, नेवी एयरफोर्स को भी इंक्लूड किया गया, तब कहीं जाकर वो फॉरेस्ट फायर्स कंट्रोल में आई। और जैसा मैंने कहा कि थिक फॉरेस्ट होंगे, वहाँ पर एंट्री करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे कैंप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कम्युनिकेट एक दूसरे से करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कोऑर्डिनेट करना मुश्किल हो जाता है। तो फॉरेस्ट फायर जब इनिशिएट होती हैं तो उसका रिस्पॉन्स, हालांकि कोशिश की जाती है कि जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड करके उसको रोका जाए, लेकिन हमेशा इतना आसान नहीं हो पाता दोस्तों। उसके साथ ही साथ जब फॉरेस्ट फायर लगती है तो जो हवा चलती है उसकी डायरेक्शन, उसकी इंटेंसिटी, दोनों चीजें एक मेजर रोल प्ले करती हैं कि फॉरेस्ट फायर कहां से इनिशिएट होगी और किस डायरेक्शन में किस स्पीड से स्प्रेड होगी।
और उसी का आकलन करके, उसी का एस्टिमेशन करके फिर रिस्पॉन्स भी उसी हिसाब से माउंट किया जाता है कि आज यहाँ से स्टार्ट हुई, विंड डायरेक्शन इतना है, विंड की स्पीड इतनी है, हो सकता है 6 घंटे बाद, 8 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद ये फॉरेस्ट फायर किस लेवल तक, किस पर्टिकुलर जगह तक पहुंच सकती है। तो कई बार आपको ये भी लगता है कि यहाँ फॉरेस्ट फायर शुरू हो गई है, अभी हमें यहाँ छोड़ के जो नेक्स्ट हमारा हॉल्टिंग स्टेशन हो, फॉरेस्ट फायर को वहां पहुंचने से पहले ही रोक दिया जाने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, अब एक नेक्स्ट पॉइंट है कि चलिए फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट में फायर्स लगती हैं, नेचुरल रीजंस हो सकते हैं, मैन मेड रीजंस हो सकते हैं, उनको कंट्रोल करना इतना मुश्किल क्यों है, ये भी हमने देखा। अब आप ये भी समझने की कोशिश करिए कि फॉरेस्ट में फायर्स लगने से प्रॉब्लम क्या है, ऐसा क्या इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं कि इन जंगलों की आग को बुझाना या कम करना हमारे लिए एज ए कंट्री इतना इंपॉर्टेंट है। और इसका रीज़न है कि एक तो हमको अपना फॉरेस्ट कवरेज प्रिजर्व करके रखना है। इनफैक्ट अगर हम हमारे टारगेट्स देखें, जिसमें हमारे 2.5 गीगाटन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है 2030 तक, जो पेरिस में क्लाइमेट अग्रीमेंट हुआ है, साथ ही साथ फॉरेस्ट सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड सिंक पूल हैं, जो कि एक मिटिगेशन के रूप में काम करते हैं अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि फॉरेस्ट कवरेज जो हमारा ऑलरेडी कम है, जिसको हम 30-35% तक बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो फॉरेस्ट फायर और वो फॉरेस्ट कवरेज और भी कहीं कम हो जाए। साथ ही साथ एक मेजर मैं स्टैटिस्टिक्स आपको दूंगा कि जो हमारा फॉरेस्ट कवरेज है, जो मैंने लगभग आपको डेटा बताया, 21.67% और उसके अलावा 2.89% रिकवर है। ये फॉरेस्ट कवरेज में लगभग 1.7 लाख विलेजेस, मतलब करीब 1.25 लाख गांव इन एरियाज में निवास करते हैं। और वो सभी गांव वाले इन फॉरेस्ट में के ऊपर अपनी लाइवलीहुड, मतलब अपने जीवन अर्जन के लिए, उन्हीं से उनकी रोजी रोटी चलती है, उन्हीं से उनका फ्यूल आता है, उन्हीं से उनका खाना आता है, उन्हीं से उनका रहने और सोने की जगह बनती है, और उन्हीं से वो अपना छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। ये सारी चीज़ें टोटली फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट हैं। तो अगर फॉरेस्ट फायर्स की वजह से ये फॉरेस्ट जब डिस्ट्रॉय होंगे, उनकी लाइफ्स पे, लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ पे मेजर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। हो सकता है उनको डिस्प्लेस होना पड़े, उनके घर डिस्ट्रॉय हो जाएं, उनके लाइवलीहुड के सोर्स डिस्ट्रॉय हो जाएं, उनका जो ट्रेडिशनल सेटअप चला आ रहा है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। और जब वो डिस्प्लेस होंगे तो उनको रिहेबिलिटेट करने की एक बड़ा चैलेंज आएगा। इनफैक्ट अगर आप देखें तो जो हमने पहले वीडियो बनाया था नक्सलिज्म पे, उसमें भी एक बहुत बड़ा कारण यही रहा है कि लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट जब होता है हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन का, और उनके पास कुछ नहीं बचा रह जाता है, तो उनको हथियार उठाने के लिए प्रेरित करना ऐसे एंटी नेशनल एलिमेंट्स के लिए कहीं ज़्यादा आसान हो जाता है। तो फॉरेस्ट फायर नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट इशू हो सकता है। और फॉरेस्ट फायर जब होते हैं तो उसकी वजह से वहाँ की सॉइल डिस्ट्रॉय हो जाती है, वहाँ के ट्रीज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो लोकल बायोडाइवर्सिटी है वो पूरी तरह कई बार ख़त्म हो जाती है। उसके अलावा नई वेजिटेशन को ग्रो करने में वहाँ पे कई बार सालों लग जाते हैं, ज़मीन बैरन हो जाती है, और इसकी वजह से ना ही फॉरेस्ट को उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, साथ ही साथ उस पर डिपेंडेंसी जिन लोगों की है, जिन परिवारों की है, उनकी लाइवलीहुड पूरी तरह डिस्ट्रॉय इसमें हो जाती हैं। और जब फॉरेस्ट फायर्स में जो गर्मी पैदा होती है, जो हीट होती है, उसकी वजह से जो एनिमल हैबिटेट्स हैं, फॉर एग्जांपल जो हमारी वाइल्ड लाइफ वहाँ पे रहती है, हो सकता है शेर, चीता, भालू, एलिफेंट, या हमारे बर्ड्स हो सकते हैं, हमारे रेप्टाइल्स हो सकते हैं, इनका जो वहाँ पे कंफर्टेबल एक हैबिटेट, एक इकोसिस्टम जो बना हुआ है, वो इकोसिस्टम वहाँ पे बर्बाद हो जाता है, वो इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से फिर जो हमारे एनिमल्स हैं, हमारा वाइल्ड लाइफ है, उनको भी वो फॉरेस्ट छोड़ने के लिए बहुत सी बार मजबूर होना पड़ जाता है। अब चलिए आइए दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट पार्ट पर आपको ले चलते हैं कि सारी चीज़ें हमने समझ ली कि फॉरेस्ट फायर क्या है, कितना एरिया है, क्या रीजंस हैं, क्यों इसमें प्रॉब्लम है, किस वजह से हमें इसको कंट्रोल करने में दिक्कतें आती हैं। अब लास्ट पार्ट यह है कि लेटेस्ट हम लोगों ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं कि इन फॉरेस्ट फायर को पहली बात तो मिटिगेट किया जा सके, दूसरी बात अगर फॉरेस्ट फायर लग जाती हैं तो उसको टाइमली डिटेक्ट किया जा सके ताकि प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड कर सके, और तीसरी बात हमारे रिस्पॉन्स प्लान्स में लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं। अगर आप 2004 से देखें तो FSI, जो कि प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है हमारा फॉरेस्ट मैनेजमेंट का, FSI ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, इफेक्टिव, रोबस्ट सिस्टम एक डेवलप किया है, जिसका
जिसका नाम रखा गया है फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम, जो कि मॉनिटर करता है हमारे फॉरेस्ट फायर को रियल टाइम में। और इसका जो एडवांस वर्जन है वो 2019 जनवरी में लॉन्च किया गया है, जिसमें इस पूरे सिस्टम को इंटीग्रेट कर दिया गया है हमारी सैटेलाइट इमेजरी और सैटेलाइट इंफॉर्मेशन, जो कि इसरो, ISRO एंड नासा NASA दोनों के कोलैबोरेशन से कहीं भी फॉरेस्ट फायर जब लगती है तो जो हमारा फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम है उसका एडवांस सिस्टम 2019 में जो इंप्लीमेंट हुआ है, इमीडिएटली हमें उसके बारे में अलर्ट कर देता है। और इस पूरे सिस्टम को नेटवर्क करने के लिए हम लोगों ने जो सेंसर्स बनाए हैं हॉटस्पॉट्स के लिए, उसका नाम रखा गया है मोडिस सेंसर, जो कि 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर की ग्रिड में ये सेंसर्स को हम लोगों ने इंस्टॉल किया है। और वो सेंसर्स इलेक्ट्रॉनिकली FSI को रियल टाइम डेटा इसरो और नासा की सैटेलाइट से कनेक्ट करते हुए FSI तक पहुंचाते हैं, और FSI देन इमीडिएटली SMS अपने ट्रिगर करता है वहां से, जो कि स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स होते हैं, कि भाई आपके यहाँ आग लग रही है, इसका इंटेंसिटी ये हो सकता है, यहाँ तक फैल सकती है, आप इमीडिएट मेजर्स इसमें लीजिए। जो FSI का सिस्टम है 2004 से जो इन्होंने डेवलप करना शुरू किया है, अभी आज की तारीख में इसके लगभग 66,000 यूजर्स हैं पूरे इंडिया में। तो दोस्तों, इसी के साथ फॉरेस्ट फायर्स को हम लोगों ने एक सब्सटैंटिव वे में कवर करने की कोशिश की है, जिसमें हमने पहले आपको समझाया है कि फॉरेस्ट फायर क्या है, कितना हमारा एरिया किस टाइप के फॉरेस्ट में है, कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल हैं। उत्तराखंड का एक केस इन पॉइंट आपको समझाया जो आपकी समझ के लिए, आंसर राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर ये समझाया कि फॉरेस्ट फायर से इश्यूज क्या हैं, फिर ये समझाने की कोशिश करी कि फॉरेस्ट फायर्स को बुझाना इतना मुश्किल क्यों है, और लास्ट में हमने आपको समझाया कि लेटेस्ट ऐसे कौन से इनिशिएटिव्स इंडिया ने लिए हैं जिनके थ्रू इन फॉरेस्ट फायर्स को कम किया जा सके, खत्म किया जा सके। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसी के साथ हम कोशिश करेंगे कि ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर हम आपके सामने, जो कि आपके जनरल नॉलेज को एनहांस करने के लिए, साथ ही साथ आपकी UPSC या और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन टॉपिक्स को टाइमली कवर करते रहें। Until then, stay tuned and subscribe to our channel. Until then, जय हिंद, जय भारत।